जब आप खेल के मैदान में मान के चलिए फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फुटबॉल का जो बॉल होता है, फुटबॉल जो होता है उसको जब किक किया जाता है तो उसमें एक मोशन आ जाती है, एक वेलोसिटी आ जाती है जिससे वह चलने लगता है। फिर उसको हम क्या करते हैं, फोर्स लगा के रोक लेते हैं। सेम यही कहानी होती है क्रिकेट में। मान के चलिए कि उतना ही स्पीड से फुटबॉल वाला बॉल आ रहा है बड़ा वाला, और क्रिकेट वाला बॉल आ रहा है, तो किसको रोक लेना आसान होगा? तो सिंपल सा जवाब है, क्रिकेट वाले बॉल को रोकना आसान होगा। और अगर क्रिकेट वाले बॉल की स्पीड ज़्यादा है और फुटबॉल वाले की कम है, तो क्रिकेट वाले को भी रोकना कठिन होगा। ठीक ना? एक और बात समझिए, मान के चलिए कि आप किसी सड़क से जा रहे हैं, सड़क पे खड़े हैं कहीं रोड पे, और एक साइकिल वाला जो धीरे धीरे साइकिल चला रहा है आके आपको धक्का मार देता है, क्या होगा? आपको चोट लगेगी हल्का फुल्का। लेकिन अगर वही कोई कार वाला आपको उतना ही स्पीड में धक्का मार दे जितना स्पीड में साइकिल ने मारा था, फिर क्या होगा? तो फिर तो आपके हाथ पैर टूट जाएंगे। ठीक ना? और कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे मैटर कर रहे हैं। ठीक ना? हमने दो बातें कही, एक फुटबॉल और दूसरा क्रिकेट बॉल के बारे में, क्रिकेट बॉल के बारे में, और एक साइकिल और कार के बारे में। तो देखिएगा, फुटबॉल क्या होता है, इसके पास, इन सभी के पास सबसे पहले तो हमने कहा कि वेलोसिटी है, चल रही है, तो क्या है? वेलोसिटी है। ये भी चल रही है तो इसके पास भी वेलोसिटी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। ठीक ना? दूसरा जो फैक्टर है वह फैक्टर है मास। देखिए, साइकिल का जो मास होता है वह कम होता है, कार का मास, द्रव्यमान ज़्यादा होता है, ज़्यादा भारी होता है। इसी तरह क्रिकेट वाला बॉल जो होता है कम मास का होता है, और ये वाला बॉल जो होता है ज़्यादा मास का होता है। ठीक ना? तो देखिए, फिजिक्स हर एक मोमेंट पर, फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो घटनाएं पढ़ते हैं, देखते हैं, जिस पे स्टडी किया जाता है, वो हर एक मोमेंट पे पूरे नेचर में जो है घटित हो रही होती है, उसको समझने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक ना? तो मान के चलिए कि साइकिल के पास क्या है, कम मास है, और कार के पास ज़्यादा मास है। दोनों का वेलोसिटी अगर सेम भी रहे तो साइकिल से कम चोट लगेगा और कार से ज़्यादा। यानी और अगर दोनों ही खड़ी है, मतलब किसी में वेलोसिटी नहीं है, तो इससे कुछ नहीं होता है। यानी जिस किसी बॉडी के पास वेलोसिटी एंड मास, वेलोसिटी एंड मास, ये दो क्वांटिटीज होंगी, वेलोसिटीज होंगी और मास, ये दो क्वांटिटी एक साथ किसी बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, या एक साथ कोई बॉडी इसको पोज कर रहा है, तो उसमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ठीक ना? धक्का मारने का मतलब क्या हुआ कि उसने आपके ऊपर एक फोर्स लगा दिया। ठीक ना? तो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा जिसमें फोर्स लगाने की क्या होगी, टेंडेंसी होगी। और उस स्पेशल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या क्वांटिटी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम मोमेंटम। क्या? मोमेंटम। और यह मोमेंटम कैसे बढ़ता या घटता है? यह एक फिजिकल क्वांटिटी है, कैसे बढ़ता है या कैसे घटता है? तो सबसे पहली बात कि मास बढ़ा दे रहे हैं यहाँ पे साइकिल से कार, तो मोमेंटम क्या हो जा रहा है, फोर्स ज़्यादा लगा रहा है। ठीक ना? और अगर स्पीड बढ़ा दें तो और ज़्यादा फोर्स लगाएगा। यानी वेलोसिटी और मास के प्रोडक्ट, वेलोसिटी और मास का जो प्रोडक्ट क्वांटिटी आएगा उस पे ये डायरेक्टली वैरी करेगा। यानी जैसे जैसे वेलोसिटी और मास को बढ़ाएंगे वैसे वैसे मोमेंटम का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे घटाएंगे वैसे वैसे घटते जाएगा। किसी एक को बढ़ा देने से भी यह बढ़ जा रहा है। यानी दोनों के बीच किस तरह का संबंध है, प्रोडक्ट, गुणनफल का। ठीक ना? याद रखिएगा एक बात और, कि फिजिक्स में जब एक क्वांटिटी दो या दो से अधिक क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं, तो उस क्वांटिटी का वैल्यू हमेशा मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके ही क्यों निकाला जाता है? देखिए, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो दो क्वांटिटी पे निर्भर कर रही है, एक वेलोसिटी और दूसरी मास।
दोनों के बढ़ने से बढ़ रही है। तो बढ़ने का मतलब मैथ में क्या होता है, या तो प्रोडक्ट या फिर एडिशन, ठीक ना, या तो जोड़ेंगे या गुना करेंगे। और घटने का मतलब क्या होता है, या तो डिवाइड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जहाँ तक एडिशन सब्ट्रैक्शन का बात है, तो दो क्वांटिटी सेम होंगी तभी हम जोड़ सकते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे वेलोसिटी में वेलोसिटी को जोड़ सकते हैं, या वेलोसिटी से वेलोसिटी को घटा सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी में मास को जोड़ नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं, बढ़ रहा है, जोड़ नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। ठीक, याद रखिएगा ये चीज़, बहुत ही बेसिक बात है। नहीं तो वही बात हो जाएगी कि अगर हवाई जहाज़ 700 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से चल रही है तो मेरी उम्र निकालिए, ठीक ना। ये क्या हो गया, दोनों क्वांटिटी अलग अलग है। तो क्वांटिटी जब अलग हो तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं बढ़ने पे और डिवाइड करते हैं घटने पे। तो यहाँ पे मोमेंटम कब बढ़ रहा है, वेलोसिटी और मास के बढ़ने पे, और मोमेंटम कब घटेगा, वेलोसिटी और मास के घट जाने पे। साइकिल के केस में वेलोसिटी दोनों क्या है, सेम है, समझ रहे हैं, और मास घट जा रहा है तो मोमेंटम घट जा रही है। कार के केस में मास बढ़ जा रहा है तो मोमेंटम बढ़ जा रही है। अगर यही साइकिल वाला आपको 10 के स्पीड में ना मार के 100 के स्पीड में चलाते हुए आए मार दे तो क्या होगा, तो भी ज़्यादा हानि होगी। यानी वेलोसिटी बढ़ने से और मास बढ़ने से क्या बढ़ता है, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम एक ऐसा मोमेंटम को हम क्या कह सकते हैं कि मोमेंटम एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो वेलोसिटी इनटू मास, वेलोसिटी और मास के प्रोडक्ट के बराबर होती है, वेलोसिटी और मास के प्रोडक्ट बराबर होती है। और मोमेंटम जो होता है ना, यह मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। किस तरह का क्वांटिटी है मोमेंटम, वेक्टर है। ठीक, तो वेक्टर है तो इसका एक डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा। डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन के बराबर होगा। तीसरा बात, इसका यूनिट क्या होगा, तो वेलोसिटी का यूनिट इनटू मास का यूनिट। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक ना, मीटर पर सेकेंड, और मास का यूनिट केजी, यानी क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड। तो केजी मीटर प्रति सेकेंड इसका क्या होता है, मोमेंटम का ऐसा ही यूनिट होता है। तो ये तो हुआ मोमेंटम की बात। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ और एफ यानी फोर्स का डेरिवेशन कैसे होता है सेकेंड लॉ से, और उसमें मोमेंटम का क्या यूज है, ये चीज़ आज हम सीखेंगे। डेरिवेशन ऑफ फोर्स, डेरिवेशन ऑफ फोर्स यानी न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है। हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट लॉ से एनर्सिया का एनर्सिया का क्या आता है, डिफिनीशन आता है, और सेकेंड लॉ से फोर्स को डेराइव करते हैं। फोर्स क्या है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी बॉडी पे अप्लाई होता है तो उसके स्थिति को या तो चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। चेंज करने की कोशिश करने का मतलब समझ रहे हैं आप, मान के चलिए कि आपने दिन भर एक दीवार पे अपना बल लगाया, ठीक, और उस दीवार में कोई बदलाव नहीं आई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने जीरो फोर्स लगाया, आपने फोर्स जरूर लगाया लेकिन वहाँ पे किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं हुई। तो इसे बोलते हैं कि प्रयास करना। और मान के चलिए कि आपके जगह वहाँ एक जेसीबी मशीन लगा दिया गया, तो वह थोड़ा सा फोर्स लगाएगा तो वह दीवार गिर जाएगी, तो उस फोर्स में क्या हो गया, मूवमेंट आ गया। तो जिस फोर्स के वजह से, जिस फोर्स का प्रोडक्ट मूवमेंट दिखा दे उसको क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स, ठीक ना। तो फोर्स का डेरिवेशन हम लोग सीखते हैं, डेरिवेशन ऑफ फोर्स। इसके पहले हम लोग जानेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कुछ नहीं है, मोमेंटम और फोर्स के बीच का क्या है, रिलेशन है। मोमेंटम और फोर्स के बीच का रिलेशन है। देखिए, चेंज रेट या रेट ऑफ
change of momentum is directly proportional to net force acting on body and takes place in the direction of force, नेट फोर्स। देखिए यहाँ नेट फोर्स की बात आ रही है, सिंगल फोर्स, डुअल फोर्स, बंच ऑफ फोर्स, नेट फोर्स। नेट फोर्स मीन्स रिजल्टेंट फोर्स। मान के चलिए किसी बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्स जब लग रही है तो उसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वही नेट फोर्स होता है। तो कभी भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वह नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेट फोर्स को बढ़ाने से मोमेंटम बढ़ जाएगा और घटाने से घट जाएगा, समझ रहे हैं। और मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है वह फोर्स के डायरेक्शन में होती है, बात समझ रहे हैं ना। मान के चलिए कि कोई कार जो है चल रही है, कोई साइकिल वाला चल रहा है और जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम है, और हम और फोर्स लगा दिए, उसको ऐसे धक्का दे दिए तो क्या होगा, उसका फोर्स, उसका मोमेंटम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी मास टाइम वेलोसिटी उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गया। तो मोमेंटम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, किसी भी बॉडी पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है, समझ रहे हैं। तो और डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन होती है फोर्स की डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का रेट चेंज हो जाएगा। इसको अगर हम मैथ में लिखें, मैथमेटिक्स में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रेट, देखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम यानी मोमेंटम में बदलाव। तो मान के चलिए कि कोई मोमेंट, किसी भी बॉडी का मोमेंटम p है, ठीक ना। तो p है तो p का मतलब क्या होता है, मोमेंटम। लेकिन चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है जानते हैं। यहाँ पे मान के चलिए कि p1 मोमेंटम था और यहाँ पे p2 मोमेंटम हो गया, तो p2 में से p1 जो घटा देंगे वह चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, यानी कितना बढ़ गया या कितना घट गया। तो ये जो घटाने पे आता है ना डिफरेंस, हमेशा उसको हम लोग एक डेल्टा से क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं फिजिक्स में। यानी डेल्टा p चेंज ऑफ मोमेंटम, और जहाँ कहीं भी रेट की बात आ गई वहाँ आपको टाइम से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, मतलब एक छोटे से टाइम इंटरवल में मोमेंटम में एक छोटा सा चेंज आया तो यह जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यह फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा, फोर्स के प्रोपोर्शन में होगा, समझ रहे हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है। अब आगे हमें F का डेरिवेशन करना है, यानी F इज इक्वल टू ma, जो फार्मूला आप लोग जानते हैं, उसको कैसे डेराइव करेंगे आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि P क्या होता है, P इज इक्वल टू mv होता है ना। मोमेंटम इज इक्वल टू P माने मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू मास टाइम वेलोसिटी होता है। अब मान के चलिए कि P पॉइंट A पर मोमेंटम P1 है और पॉइंट B पर P2 है, तो पॉइंट A पर जो स्पीड होगा ना, जो वेलोसिटी होगी वह u, और पॉइंट B पर वेलोसिटी v। कोई एक बॉडी ले लीजिए, मान के चलिए कोई कार है तो A से B पर जा रही है और इस बीच उसको एक्सेलरेट कर दे रहे हैं या उसका वेलोसिटी बढ़ा दे रहे हैं, तो जो शुरुआत की वेलोसिटी होगी इनिशियल, और फाइनल वेलोसिटी जो होगी उसको फाइनल वेलोसिटी भी लिखते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन कार का मास जो है यहाँ भी m था और यहाँ भी ऐसा m है, क्या नहीं बदला, मास नहीं बदला। क्या बदल गया, वेलोसिटी बदल गया, और वेलोसिटी बदलने के वजह से मोमेंटम भी बदल गया, ठीक ना। अब वेलोसिटी बदलने के वजह से क्या बदल गया, मोमेंटम। अब हम लोग लिख सकते हैं कि एट
पॉइंट ए। मोमेंटम P1 इज इक्वल टू क्या होगा, mu, और एट पॉइंट बी P2 होगा, यानी mv होगा। समझ रहे हैं, P2 होगा mv। चेंज ऑफ मोमेंटम या रेट चेंज ऑफ मोमेंटम अगर हम लिखें, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक ना, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा P यानी मोमेंटम में चेंज P2 माइनस P1 है ना, P2 माइनस P1 कितना टाइम में, एक छोटे से टाइम डेल्टा T में, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। डेल्टा P का सीधा सा मतलब P2 माइनस P1 होता है, और डेल्टा T है, डेल्टा T ले लेंगे, ठीक ना। अब P2 क्या है देखिएगा, P2 माने mv और P1 mu अपॉन डेल्टा T, ठीक। यहाँ से मैं फिर से लिखता हूँ mv माइनस mu, तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू m कॉमन हो जाएगा यहाँ से, v माइनस u अपॉन डेल्टा T। अच्छा एक बात बताइए, v माइनस u अपॉन डेल्टा T या वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, यह क्या होता है, यह क्या होता है, तो यह ए होता है, आपको पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन। या इसको हम एक स्टेप और लेके लिख लेते हैं, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू m, और डेल्टा V या वेलोसिटी चेंज इनटू वेलोसिटी, चेंज इनटू वेलोसिटी है, चेंज इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, या क्वांटिटी क्या कहलाती है, ए, यानी डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है, m इंटू ए। ये हमारे पास रिलेशन आ गया, हमारे पास ये है, ठीक है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ से। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से, देयरफॉर सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से क्या आ जाएगा, फोर्स प्रोपोर्शनल टू ma, फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। समझ रहे हैं, अब फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, अब ऐसा फोर्स लिया जाए जो एक यूनिट मास को, ठीक ना, एक यूनिट मास में, एक यूनिट मास के बॉडी में, ठीक, एक यूनिट मास के बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या करें, एक्सेलरेशन उत्पन्न कर दे, तो इसको पहले हम हटा लेते हैं, F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा K इंटू एम ए, ठीक, K इंटू एम ए, जहाँ K क्या है, एक कांस्टेंट है। अब एक ऐसा फोर्स हमने लिया कि एक यूनिट मास में एक यूनिट एक्सेलरेशन उत्पन्न कर दिया, ठीक ना, फोर्स इज टेकिंग सच दैट इट प्रोड्यूस 1 यूनिट एक्सेलरेशन फॉर 1 यूनिट मास ऑफ बॉडी। किसी बॉडी का 1 यूनिट मास है और उसमें 1 यूनिट का एक्सेलरेशन क्या हो गया, उत्पन्न हो गया इस फोर्स के वजह से। तो इस केस में K का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, K का वैल्यू 1 हो जाएगा, और जब K का वैल्यू 1 हो जाएगा तो यह फार्मूला सीधे सीधे क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू ma, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या फार्मूला आ गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब SI यूनिट की अगर बात करें, SI यूनिट ऑफ फोर्स, तो क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का kg और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे न्यूटन कहते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, न्यूटन, ठीक। तो फोर्स क्या है, फोर्स मास टाइम एक्सेलरेशन है, जिसका यूनिट kg
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इस केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी कहते हैं। ठीक ना, सीजीएस यूनिट में यह डाइन हो जाता है। फिलहाल इतना ही। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा।